हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में पूरा लिखा गया है। तो पूरा हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे सिटीजनशिप ली जा सकती है और कैसे हमारी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, कौन सिटीजन होता है कौन नहीं होता, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें तो सिटीजन आखिर होता कौन है ना। व्हेन अ पर्सन इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिविंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में रह रहा है या और कहीं रह रहा है, बाहर दूसरे देशों में रह रहा है, तो वो सिटीजन होगा, है ना, नो डाउट इसमें। अब देखते हैं तो सिटीजनशिप के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया है। तो पार्ट 2 में इसके बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो पार्ट 2 में दी गई हैं। दूसरा देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सिटीजनशिप लेके आए हैं, वो कहाँ से लेके आए हैं? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में है। ये एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी लॉज और जो भी रूल्स बनाने हैं वो कौन बनाएगा? डायरेक्ट पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट के पास पावर है। इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी लॉज बनाने हैं, कौन बनाएगा? यूनियन सेंटर बनाएगा, पार्लियामेंट, है ना। स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं होती इससे रिलेटेड, क्योंकि हम एक सिंगल सिटीजनशिप में बिलीव करते हैं, है ना। इसके बाद इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में। इसमें बताया कि कैसे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं और कैसे हमारी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 5, है ना। आर्टिकल 5 से 10 तक हम पढ़ेंगे कि कैसे इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसके बारे में लिखा था कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले है डोमिसाइल इन इंडिया। आर्टिकल 5 में है अ पर्सन बोर्न इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन है जो इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। डोमिसाइल का मतलब होता है जो पहले से यहाँ पे रह रहा है ना। आइदर पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, अगर इसके पेरेंट्स यहाँ पर बॉर्न हुए हैं तो ये सिटीजन होगा वैसे तो। और रिसाइड इन इंडिया एटलीस्ट 5 years बिफोर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के पहले जो 5 साल पहले से रह रहा है इंडिया में, वो इंडिया का सिटीजन होगा, है ना। ये सिंपल सा है आर्टिकल 5। इसके बाद है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बोला था? पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अब जो हमारा पार्टीशन हुआ था, है ना, जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद पार्टीशन हुआ, 2 देश में बट गए, तो क्या हुआ? वहाँ के लोग यहाँ आने लग गए, पाकिस्तान के लोग इंडिया में आने लग गए, इंडिया के लोग वहाँ जाने लग गए, है ना। जिसको जैसा लगा कि हम यहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे, तो लोग यहाँ से वहाँ आने जाने लग गए। लेकिन उसके बाद हमें कुछ ना कुछ ऐसा तो करना था ना कि जैसे कोई वहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी इलीगली आ जाए और चला जाए। तो पहले इनिशियली तो लोग आए गए, है ना, लेकिन उसके बाद हमने कुछ एक ऐसा बदलाव किया 19 जुलाई 1948। यहां पर हमने क्या किया? एक परमिट सिस्टम लेके आए। परमिट सिस्टम में क्या था? जो भी अगर पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है तो वो परमिट सिस्टम के थ्रू आएगा, यहाँ पे रजिस्टर करेगा। पहले वहाँ से निकल रहा है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर इंडिया में आएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये परमिट सिस्टम था, दोनों देशों में लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 के बाद। अब इसमें क्या है? पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। देखो पहले की बात करें, 19 जुलाई 1948 के पहले की बात करें तो जो भी पर्सन पहले आ गया है तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके बाद हमने जब परमिट सिस्टम लेके आए तो उसके बाद जो भी सिटीजन है ना उसको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और कुछ 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिलेगी, जो भी पाकिस्तान से आया है यहाँ पे इंडिया में। आर्टिकल 7 क्या है? देखो 6 देख लिए ना, अच्छे से याद रखना। पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा परमिट सिस्टम के थ्रू, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम सिटीजन बन सकते हैं, है ना, जो भी आया था। उसके बाद क्या है? आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या है? पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान लेटर रिटर्न टू इंडिया। सुबह का भूला शाम को वापस आ गया, मतलब कोई भी बंदा था, कोई भी आदमी था, वो उसको लगा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वो यहाँ से पाकिस्तान चला गया। लेकिन वहाँ जाके देखा कि माहौल तो यहाँ का बहुत गड़बड़ है, निकलना पड़ेगा। तो क्या किया? अब फिर से लौट के आ गया। तो उसके लिए भी कुछ अलग से रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लेके आए, है ना, तो उसके थ्रू क्या करेंगे? हम इसको सिटीजनशिप देंगे कि भाई चलो ठीक है, भूल गया था, फिर से वापस आ गया, तो इसको हम सिटीजनशिप दे देते हैं। आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में क्या है? इंडियंस लिविंग अब्रॉड। अब क्या हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे भी कुछ लोग बाहर रह रहे थे, लेकिन वो हैं तो इंडिया के ना।
तो इंडिया के लोग कुछ बाहर रह रहे थे तो उनको भी तो सिटीजनशिप देनी होगी। तो उसके लिए आर्टिकल 8 में लिख दिया था कैन रजिस्टर एट इंडियन डिप्लोमेटिक ऑफिस देयर, जहाँ पे भी हैं, जिस भी कंट्री में है वहाँ पे इंडियन डिप्लोमेटिक जो भी ऑफिस रहेगा वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और आप इंडिया के सिटीजनशिप ले लेंगे, है ना। आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 क्या है? नो डुअल सिटीजनशिप। हम क्या करते हैं, एक ही सिटीजनशिप को मानते हैं, सिंगल सिटीजनशिप रखते हैं। ऐसा नहीं है अदर देश में क्या होता है, अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि एक ही कंट्री रहती है, उसमें बोलते हैं कि हम इसके सिटीजन हैं, फिर हम बोलते हैं हम यहाँ के भी सिटीजन हैं। ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में क्या है, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप होगी जो कि हम इंडियन बोलेंगे, है ना। हम क्या है, इंडियन है। हम ये नहीं बोलते कि हम MP के सिटीजन हैं, हम UP के सिटीजन हैं, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, इंडिया के सिटीजन हैं। तो आर्टिकल 9 में इसके बारे में बताया कि भाई कोई भी डुअल सिटीजनशिप नहीं रहेगी, सिंगल सिटीजनशिप में हम बिलीव करते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है, डीम टू बी अ सिटीजन कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन। पहले हम सिटीजन थे तो अब भी रहेंगे, है ना। ऐसे कोई आके हमें हमारी सिटीजनशिप नहीं छीन सकता। तो पहले थे हम सिटीजन, अब भी रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। अब क्या, आर्टिकल 10 तक ये तो इनिशियली बना दिया था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम पे जो भी नीड थी उस तरीके से उन्होंने बना दिया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका दिमाग सही था, बिल्कुल साफ था कि भाई देखो धीरे धीरे टाइम चेंज होगा, है ना। टाइम चेंज होगा, सिचुएशंस चेंज होंगी, तो उसके हिसाब से लॉज भी चेंज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने आर्टिकल 11 को जोड़ दिया। आर्टिकल 11 क्या था, पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास पावर दे दी यहाँ पे कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड और भी जो भी लॉज बनाने, कानून बनाने, आप आर्टिकल 11 के थ्रू आप बना सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से। आप देखते हैं हम सिटीजनशिप थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब क्या हुआ, जो आर्टिकल 11 था ना, आर्टिकल 11 का यूज़ करके हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, क्या, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लेके आए 1955। इसके थ्रू उन्होंने दो तरीके की चीज़ें बनाई। एक तो कैसे कोई सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया की और कैसे उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सिटीजनशिप लेता है वो इसके थ्रू लेता है और जिसकी भी सिटीजनशिप छीनी जाती है वो इसके थ्रू छीनी जाती है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इसके 5 तरीके हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे, मतलब किसी की सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, वो कैसे, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन के थ्रू। तो ये 3 तरीके हैं, तो इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप में बाय बर्थ, बर्थ के थ्रू आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। कैसे, बिफोर 1 जुलाई 1987 के टाइम पे क्या था, जो भी इंडिया में बॉर्न हुआ, एनीवन बॉर्न इन इंडिया बिकम सिटीजन। ये फालतू का कानून हो गया था कि देखो कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ और वो सिटीजन हो गया। तो ऐसे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, वो इंडिया घूमने आई है, लाल किला ताजमहल देख रही है और देखते देखते उसको बच्चा हो गया, तो क्या होगा, वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा क्या? तो उस टाइम पे ऐसे ही चल रहा था, कोई भी आ रहा था, कोई भी इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता था। तो फिर क्या हुआ, इसमें चेंजेस किए। फिर उन्होंने क्या कर दिया, बिफोर 3 दिसंबर 2004 इन्होंने क्या किया, कोई भी मदर और फादर, इनमें से कोई भी अगर उसका जो भी बच्चा होगा उसका अगर फादर या मदर कोई भी इंडिया का सिटीजन रहेगा तो वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा उसका बच्चा। फिर आफ्टर 3 दिसंबर 2004 इसके बाद क्या हमने कुछ चेंज किए, बोथ पेरेंट्स। अभी क्या था, एक माँ या माता या पिता, इन दोनों में से कोई भी हो तो कोई भी सिटीजन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया 3 दिसंबर 2004 में कि भाई दोनों पेरेंट्स, है ना, मदर और फादर दोनों इंडिया के सिटीजन होने चाहिए जब उसकी बर्थ हो बच्चे की। तो फिर उसके बाद ऐसा भी बता दिया उन्होंने कि 1 पर्सन बट नॉट इलीगल माइग्रेंट। अब इसमें ऐसा था कि एक कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, मतलब फादर या मदर में से कोई भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इलीगली इंडिया में नहीं आया हो, जो रजिस्ट्रेशन और जिसके थ्रू उनको सिटीजनशिप मिलती है उसके थ्रू आया हो तो चलेगा। लेकिन अगर कोई इलीगली आया है तो उसकी सिटीजनशिप, उसके बच्चे की सिटीजनशिप यहाँ पे छीन ली जाएगी। तो बाय बर्थ के थ्रू क्या था, पहले तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि भाई कोई भी बॉर्न हुआ इंडिया में सिटीजन बन गया, लेकिन इसको हटा के फिर क्या किया, फादर या मदर दोनों में से कोई अगर उसके पिता और माता दोनों में से कोई भी सिटीजन है इंडिया का तो बच्चा सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन फिर 2004 में क्या बोल दिया कि दोनों पेरेंट्स सिटीजन होने चाहिए, जब जाके इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। समझ में आ गया होगा। बाय डिसेंट क्या है,
ये डिसेंट का मतलब होता है वंश, वंश के आधार पर, मतलब उसके माता पिता अगर इंडिया के हैं तो वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। जैसे बिफोर 1992 में क्या बोला था कि अगर उसके फादर इंडिया के सिटीजन है तो वो उसका जो बच्चा होगा वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। लेकिन उसके बाद 1992 के बाद क्या कर दिया, आइदर ऑफ पेरेंट्स, मतलब यहाँ पर क्या था, अगर इसके पिता होंगे, अगर माता जो इसकी हैं अगर वो इंडिया की सिटीजन है और उसको उनको जो बच्चा हुआ उसके फादर कहीं और के सिटीजन है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं ले सकता। लेकिन 1992 में क्या कर दिया, आइदर पेरेंट्स, मतलब मदर और फादर दोनों में से कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन है तो वंश के आधार पर क्या इसको सिटीजनशिप मिल जाएगी इनके बच्चे को। थर्ड क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, मतलब हम इंडिया के सिटीजन नहीं है, हमारे पिताजी भी माताजी भी कोई भी इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन हम इंडिया की सिटीजनशिप लेने चाहते हैं, कहीं और देश से आए हैं लेकिन इंडिया हमें अच्छा लग गया, तो फिर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा। इसमें क्या होगा, कम से कम 7 साल के लिए आपको रहना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, अगर मैं इंडिया आया है ना, मैं इंडिया आया और यहाँ पर इंडिया की किसी लड़की को पसंद कर लिया और उससे शादी कर ली, तो फिर क्या होगा, उसके बाद मैं कम से कम मुझे 7 साल तक रहना होगा। 7 साल के बाद मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। किसी के साथ मतलब शादी करनी होगी और इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हो, इंडिया के सिटीजन बन सकते हो, लेकिन 7 साल के बाद। अब क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, देखो वैसे तो शादी कर ली है ना, अब क्या है, हमें शादी भी नहीं करनी लेकिन इंडिया का सिटीजन बनना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप आर्ट और साइंस से रिलेटेड फील्ड में इंडिया में कुछ काम कर रहे हो, इंडिया में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको 12 साल तक इंडिया में रहना होगा, लगभग 12 ईयर्स तक आप आर्ट एंड साइंस में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें, कुछ ऐसी काम कर रहे हो इंडिया के लिए जो बहुत वैल्यूएबल है, तो उसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। और उसके साथ साथ एक इंडियन लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। इंडियन लैंग्वेज शेड्यूल 8 में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तब जाके आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। अब ये 12 में 11 + 1 ईयर क्यों लिखा है, 11 ईयर आप ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही रहें, इंडिया के साथ रजिस्टर्ड रहें, इंडिया में आते जाते रहें, लेकिन जो अप्लाई करोगे ना उसके 1 साल पहले आपको इंडिया में रहना ही होगा, मतलब 1 साल तक आपको रेगुलरली रहना होगा। आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड और कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आती हो, 12 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब क्या है 5, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। अब क्या होता है, अगर हमें किसी भी अदर कंट्रीज, जैसे हमारे साइड वाली जो कंट्रीज हैं, जैसे और भूटान हुआ, नेपाल हुआ, है ना, अब इनसे बोलें कि भाई आपसे हम फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेते हैं और आप हमारे इंडिया में मिल जाइए, तो क्या होगा, हमारे इंडिया की सीमा में वो उसको लेके आ जाएंगे, मतलब इंडिया का पार्ट बन जाएगा नेपाल। तो फिर क्या होगा, उसके जो पार्ट, मतलब जो जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है उसके जो सिटीजन होंगे उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी डायरेक्टली, है ना, थ्रू ट्रीटी, गिफ्ट और एक्वायर्ड बाय मिलिट्री के थ्रू भी हमने कोई भी जगह को एक्वायर किया है तो वो भी इंडिया की टेरिटरी हो जाएगी और वहाँ के सिटीजन भी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें तो गोवा को 1961 में इंडिया के अंदर जोड़ा गया था, मतलब इंडिया का पार्ट बनाया था, तब यहाँ के जो सिटीजन है वो इंडिया के सिटीजन कहलाने लगे। पौंडीचेरी का 1962 में हुआ। सिक्किम का लेटेस्ट है 1975 में, सिक्किम से हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी की, उसके थ्रू हम लोग क्या इंडिया के सिटीजनशिप बन गए, सिक्किम के वहाँ के लोग, है ना। तो 5 तरीके हमने देख लिए, क्या क्या थे, पहले बाय बर्थ, है ना, ये देख लिया हमने, बोथ पेरेंट्स होने चाहिए, एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, डिसेंट, वंश के आधार पर माता या पिता में से यदि कोई है तो फिर हम सिटीजन बन सकते हैं, उसके थ्रू क्या है। उसके बाद क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन में एक किसी से शादी करनी होगी, उसके बाद 7 साल आपको रहना होगा तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर क्या है, नेचुरलाइजेशन में क्या है, आर्ट एंड साइंस में और एनी इंडियन लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए, एक लैंग्वेज आपको यहाँ से आनी चाहिए, तो आप 12 साल में इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, 5th में क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी हमने जगह ले ली है, हमारे इंडिया में आ गई है, तो वहाँ के सिटीजन जो भी रहेंगे वो इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। अब क्या है, लॉस ऑफ सिटीजन, अभी तो हम सिटीजन बन गए हैं, है ना, अब हमारी सिटीजनशिप छीनी भी जा सकती है या हम खुद छोड़ सकते हैं। जैसे इसके 3 तरीके हैं, है ना। बाय रिनंशिएशन मतलब होता है कि हम वॉलेंटरी हमारी सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, मतलब हम अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, तो हम इसकी सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप डायरेक्टली हम छोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। बाय टर्मिनेशन क्या होगा, अब तुम क्या करोगे,
तुम इंडिया के सिटीजन हो और अमेरिका में रह रहे हो और वहाँ की जाके तो आपने सिटीजनशिप ले ली, तो फिर क्या होगा, अगर आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली तो यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप मतलब अपने आप यहाँ से हट जाएगी, मतलब आप इंडिया की सिटीजन नहीं रहेंगे, फिर डायरेक्टली इसके सिटीजन हो जाएंगे। अगर आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। बाय डेप्रीवेशन, अब डेप्रीवेशन में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे आपने कोई भी सिटीजनशिप ली, जैसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू ली आपने, है ना, नेचुरलाइजेशन के थ्रू ली, है ना, ये तो दो तरीके हैं जिससे हम मतलब डायरेक्टली सिटीजनशिप ले सकते हैं, कुछ टाइम तक रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के, है ना, आपने ऐसा बता दिया कि हम लोग इतने साल रहे हैं, हमने इससे शादी की, ऐसा सब बता दिया, है ना, गवर्नमेंट को, लेकिन आपने वैसा किया नहीं, तो कुछ टाइम बाद अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो डेप्रीवेशन के थ्रू आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकते हैं, है ना। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद आपने इस सब से आपने सिटीजनशिप ले ली, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली जब वॉर का टाइम है तो किसी और कंट्री से आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गए, है ना, कुछ ऐसा करने लग गए जिससे इंडिया को नुकसान हो, कंट्री को नुकसान हो, तो आपकी सिटीजनशिप वहाँ से भी छीन ली जाएगी, है ना। कुछ आप ऐसी कुछ भी चीज़ें बोलने लगे, वॉयलेंट तरीके की चीज़ें, तो फिर आपकी सिटीजनशिप यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये है कि 3 तरीके हैं। एक रिनंसिएशन, मतलब आप डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी टर्मिनेशन के थ्रू। फिर डेप्रीवेशन में आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए तो आपकी चली जाएगी सिटीजनशिप। आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो हमने ये सारे देख लिए कि कैसे हमारी सिटीजनशिप जा सकती है और कैसे ले सकते हैं, हम ये देख चुके हैं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमने देखा। 5 में क्या था, डोमिसाइल इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, 6 पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान लेटर रिटर्न टू इंडिया, इंडिया में फिर से रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 8 में क्या है, इंडियंस लिविंग अब्रॉड, जो बाहर रह रहे थे वो भी इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। फिर 9 में क्या है, सिटीजनशिप एक ही रहेगी, सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, नो डुअल सिटीजनशिप। डीम टू बी ए सिटीजन, कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन, पहले सिटीजन थे तो अब हम सिटीजन अभी भी रहेंगे। फिर आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर है जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, है ना, जिसके थ्रू हमने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लेके आया, जिसमें हमने एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में देखा कि कैसे हम 5 तरीके से एक्वायर कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप और कैसे हमारी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा देख लिया कि कैसे सिटीजनशिप ली जा सकती है और सिटीजनशिप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने इसमें देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।